हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, डीसी मशीन में डमी कॉइल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आप समान रूप से जानते हैं डीसी मशीन में हम लोग कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं? लैप का और वेव का प्रयोग करते हैं। जो वेव वाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं तब क्या होती है, हमारे वाइंडिंग को बैलेंस कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? डमी कॉइल की। साथियों एक बात याद रखिएगा, डमी कॉइल को ही हम डेड कॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होती है, किसी भी तरह के धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका मुख्य काम क्या है साहब? यांत्रिक संतुलन प्रदान करना आपकी वाइंडिंग को। और यांत्रिक संतुलन जब तक नहीं मिलेगा तब तक बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे आर्मेचर के हिस्से के माध्यम से आप यदि सोचेंगे कि हम या तो ईएमएफ को उत्पादित कर लें या फिर हम निश्चित रूप से बैक ईएमएफ के माध्यम से फोर्स का विकास कर पाए, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से संभव नहीं हो पाता है। मेरा राइट आंसर होगा, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। सीढ़ी के कमरे में जो वायरिंग के लिए हम स्विच इस्तेमाल करते हैं वो आपका 2 वे स्विच होता है। विद्यार्थी जी, इस स्विच के कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, लाइन 1, लाइन 2 और बीच में आपका कॉमन होता है। यह स्विच एक बल्ब को, साथियों याद रखिएगा, एक बल्ब को 2 स्थानों से नियंत्रित करता है। क्या करता है? 2 स्थानों से नियंत्रित करता है। अगर आपको साहब एक बल्ब को 3 या 3 से ज्यादा स्थान से नियंत्रित करवाना है तो आप क्या करिएगा? इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करिएगा। इसको हम या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में या क्रॉस में, लेकिन ये दोनों के साथ साथ 2 वे भी लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम इस्तेमाल कर पाते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है साथियों। तो आपका जवाब तो क्लियर हो गया, द्विमार्गी स्विच। लेकिन कितना स्विच लगेगा द्विमार्गी? 2 लगेगा। एक हमने कहां लगाया है साहब? यहां पर, और एक हमने यहां लगाया, तो 2 स्विच लगा है। इसके माध्यम से यहां हमने बल्ब को ऑन किया, सीढ़ी पर चढ़ना है, बल्ब रोशनी दिया, ऊपर गए, ऊपर छत पर जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या किए? स्विच को ऑफ कर दिए, बल्ब बुझ गया। दोबारा नीचे आने लगे, यहां ऑन किए, बल्ब जल गया, और फिर नीचे आके कमरे में जाने लगे, बुझा दिए, बंद हो गया। तो यानी आपने क्या महसूस किया? एक ही बल्ब को 2 अलग अलग जगहों से आप क्या करते हैं? चालू और बंद कर देते हैं। कॉमन हम देखिए साहब क्या करते हैं, फेज को यहां बीच वाले भाग से जोड़ा और फिर बीच वाले भाग से किसको जोड़ दिया? बल्ब को और न्यूट्रल को। न्यूट्रल का एक छोर बल्ब में, यहां से फेज का एक छोर, इसके साथ मेरा फेज, और बाकी L1 को L1 से, L2 को L2 से जोड़ देते हैं। इस तरीके से यह काम करता है। जितने भी बच्चे स्किल टेस्ट में जाते हैं, चाहे वो डीआरडीओ में जाए या जिस भी परीक्षा में जाए, नवोदय विद्यालय में जाए, सभी को यह क्वेश्चन आउट है कि निश्चित रूप से 2 वे का कनेक्शन करने देता ही देता है। डायग्राम बनाइए, सामान लीजिए, उठाइए और सब कनेक्शन करके बल्ब को चालू करके दिखाइए। समझे? ये जनरली बच्चों से करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्रकार नहीं है? तो साथियों आप सब जानते हैं ओपन वायरिंग कहीं होता है, ये है कि नहीं है? कंड्यूट वायरिंग आपका क्या है साहब? 2 तरह की हमारी वायरिंग होती है। एक आपकी क्या है? टेम्पररी वायरिंग। क्या होती है? टेम्पररी वायरिंग। और दूसरा आपका क्या है साहब? अस्थाई वायरिंग, परमानेंट वायरिंग। तो हमारी जो अस्थाई वायरिंग है उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? कंसेल्ड कंड्यूट, उसके बाद आपका केसिंग, केपिंग, है ना? और क्या हो सकते हैं साहब? उसके बाद आपका हो सकता है सरफेस
कंड्यूट, है ना। फिर आपका बैटन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट का ही एग्जाम्पल है। टेम्पररी में आपका क्या हो जाता है साथियों, हमारी क्लीट वायरिंग हो जाती है। मेला वगैरह में जो आप लटका लटका के कर देते हैं वो सब क्या हो जाता है, टेम्पररी हो जाता है, समझ गए। तो हमारी खुली वायरिंग कोई प्रकार नहीं है। यह जो तस्वीर सामने दिखाई गई है यह किस अर्थिंग को व्यक्त करती है, तो आप देख रहे हैं वर्टिकली हमारा प्लेट है साथियों, 60 सेंटीमीटर इधर, 60 सेंटीमीटर इधर। अब मोटाई कितना कर दें, तो जानते हैं कॉपर प्लेट अगर होता है 60 बाय 60, ये सीएम में 3.18 mm में, जीआई का प्लेट होता है 60 बाय 60 गुना 6.35 mm आपका हुआ करता है। नमक, चारकोल ये सब डाल करके हम इसकी नमी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ये तस्वीर आपकी किसकी है, प्लेट अर्थिंग की है। याद रखना हम दो ही प्लेट यूज करते हैं, या तो कॉपर या तो जीआई। कॉपर महंगा पड़ता है इसलिए ज्यादातर जीआई करते हैं, लेकिन प्लेट को हमेशा याद रखिएगा वर्टिकली प्लेस किया जाता है, ऐसा नहीं कि चौड़ा करके सेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, वर्टिकली किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की एक हानि है, साथियों ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहली समस्या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जानिए कि हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एक आपको कंप्रेसर लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक सिलेंडर आपको लगाना पड़ता है, और उस सिलेंडर में हम एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करने का काम करते हैं। यह आपके कॉस्ट को भी थोड़ा बढ़ा देता है। दूसरे नंबर में यहां चिंगारी को बहुत अच्छे से बुझाना संभव नहीं होता, इसीलिए साहब यहां क्या होती है, आग लगने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा बात जो आप समझ रहे हैं, ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसमें कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करके आग को बुझाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर साथियों कहते हैं। तो आपका उत्तर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरी बात जो आप जानिए, यहां पर इसकी ब्रेक कैपेसिटी कितनी तक होती है वो नोट कर लीजिएगा। 6.6 केवी से लेकर के 6.6 केवी से 130 केवी तक, एवं साथियों हम यहां पर इसका यूज कर लेते हैं 132 केवी से 400 केवी तक की क्षमता में यूज करते हैं। और इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी नोट कर लीजिएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछा जाता है 7500 MVA होता है। हमेशा के लिए याद रखिएगा साथियों, नहीं यहां पर MVA नहीं KVA ही हो जाएगा, 750 से तो 7500 मेरा KVA हो जाएगा, ठीक है। अब यहां एक चीज को कंसेप्ट पकड़िए कि जनरली प्रश्न आपसे पूछा जाता है सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो हम लोग हमेशा माइंड में रखें ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, MVA से करते हैं। M यहां मेगा है साथियों, जिसका मान 10 के पावर 6 हुआ। नोट कर लीजिएगा 6.6 केवी से लेकर 130 केवी के बीच और 132 से 400 केवी के बीच इसका यूज करेंगे। ब्रेकिंग कैपेसिटी 7500 केवी तक हुआ करती है। चलिए साहब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 MVA
33 kV 3 फेज सर्किट किसी त्रुटि के कारण बंद हो जाता है, रेटेड मेकिंग करंट पीक में बताइए। विद्यार्थी आप सब जानते हैं मेरा मेकिंग करंट जो होता है वह होता है साहब 2.55 गुना आपका ब्रेकिंग करंट। अब यहां से एक छोटी बात समझते हैं, अगर मुझे ब्रेकिंग करंट मिल जाए तो मेरे लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसको निकालने का तरीका है, मेरा ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वह होता है साहब √3 गुना भी रेटेड, यानी निर्धारित वोल्टेज का मान, गुना आपकी क्या हो जाती है, आई सिमेट्रिकल हो जाती है। अब हम यहां से अगर आई सिमेट्रिकल निकालते हैं सरकार तो क्या हो जाएगा, मेरा आई सिमेट्रिकल ही किसके बराबर होता है, आई ब्रेकिंग के साहब क्या होता है, बराबर। अब आई ब्रेकिंग का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी अब बटा आप कर दीजिएगा √3 गुना भी रेटेड। अब जरा मान रखिए साहब, ब्रेकिंग कैपेसिटी आपका कितना दिया है, 1000 MVA है तो 10 के पावर 6 कर दीजिए, नीचे आपका √3, रेटेड वोल्टेज 33 kV है, 33 गुना 10 के पावर 3 कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 17.49 किलो एम्पियर आता है। तो ये तो मुझको ब्रेकिंग मिला, मुझे निकालना IM था, IM बराबर 2.55 गुना IB, तो 2.55 गुना 17.49 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 44.6 किलो एम्पियर आपका आएगा। उत्तर हम क्या दे देंगे, ए नंबर दे देंगे। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है विद्यार्थी जी, और आया भी है इस तरह का प्रश्न, तो इसको स्टार लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता अभी जस्ट बताया था, हमारी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है कैसे व्यक्त करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर में। अगर ऑप्शन में MVA नहीं है तब किस पर टिक लगाइएगा, KVA में। विद्यार्थी याद रखिएगा, आपका ट्रांसफॉर्मर, आपका अल्टरनेटर, ये सब की रेटिंग KVA MVA में ली जाती है, तो मेरा जवाब यहां होगा MVA। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर करंट का मात्रक है, विभव आपका किसका मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक है। मेगावाट के माध्यम से हम जनरेटर के आउटपुट पावर को मापने का काम करते हैं, या एक्टिव पावर को भी मेगावाट में मापने का काम करते हैं साहब। हाइड्रो पावर प्लांट में साथियों आपको याद है हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है साहब। 500 से 1000 RPM भी हम बहुत मुश्किल से जाना चाहते हैं, और जब स्लो स्पीड होगी तो आपका निश्चित रूप से क्या होगा, व्यास अधिक है ना, व्यास अधिक, पोल भी साहब अधिक, और क्या, शोर भी अधिक, और क्या साहब, अक्षीय लंबाई आपका क्या होगा, कम है ना, अक्षीय लंबाई आपकी क्या होगी, कम होगी साहब। ऐसी गुणवत्ता वाला रोटर आपका क्या है, साइलेंट पोल टाइप का मेरा रोटर है साहब, जो कि आपका यहां इस तस्वीर में दिख रहा है। और साइलेंट मतलब उथला हुआ, और इसको भी साहब एक्साइटेशन देने के लिए
किसकी जरूरत पड़ती है? डीसी शंट जनरेटर या क्यूमुलेटिव कंपाउंड से देनी पड़ती है। उसके लिए कितने स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है? 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। तो मेरा क्या जवाब होगा साहब? लो स्पीड साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर का हम क्या करेंगे साहब? प्रयोग करेंगे। नॉन साइलेंट या सिलिंड्रिकल का यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, और इसके बिल्कुल उल्टा गुण वहां पर होता है। स्पीड आपकी ज्यादा होती है, शोर कम होता है, अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है, गोलाई व्यास कम होता है, पोल भी कम होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा NS व्युत्क्रमानुपाती पोल के होता है। पोल जितना बढ़ेगा स्पीड उतनी कम होगी, और पोल जितना कम होगा स्पीड उतनी बढ़ेगी। विद्यार्थियों आगे बढ़ें। जहां आवश्यकता होता है कलम चलाने का कष्ट करिए, तब वहां ज्वाइनिंग पे सिग्नेचर करने का मौका मिलेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए यहां कलम चला लीजिए तो वहां हल्का चलाना पड़ेगा। आइए अब मोटा मोटी मान लीजिए 2025 तक में नौकरी लगा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि वैकेंसी तो इतना ज्यादा निकल रहा है, उसको तो फिर पैक होगा ना जी, रोज थोड़ी ना रिटायरमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे वैकेंसियां घटेंगी ही। फिलहाल अभी इस पर फोकस कीजिए, तब बिहार पुलिस में लगिएगा, है ना। आइए, बिजली की खपत किसमें सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा वाटर हीटर में होगी साथियों। आयरन भी 750 वाट का आने लगा है, 350 400 का भी आने लगा है। वॉशिंग मशीन भी 600 700 तक जाएगा। समझ गए साहब। वैक्यूम क्लीनर आप मोटा मोटी 1000 वाट से कम का ही रहता है, आपका 300 से चालू हो जाता है। सबसे ज्यादा ये आपका 1200 1400 से लेकर 2000 वाट तक जाती है। तो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन जो है वाटर हीटर के द्वारा ही साहब हुआ करता है, और कंप्लीट आपकी रजिस्टिव लोड यहां पर रहा करती हैं। और जहां भी रजिस्टिव लोड होगी आप मोटा मोटी जानते हैं पावर फैक्टर को साहब, रजिस्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर क्या करेगा? 1 रखेगा कि 0 रखेगा? निश्चित रूप से पावर फैक्टर 1 होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज करंट के बीच फेज का अंतर 0 होता है, और जब 0 फेज अंतर हो तो cos 0 का मान 1 होता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। ELCB का पूरा नाम बताइए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। विद्यार्थी जी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या आवश्यक है साहब? जरा बता दीजिए, उसी मोहल्ला से बता दीजिए, है। ELCB ओवरलोड से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, थोड़ा बहुत तो मान लेंगे ये बात को। और किस चीज से बचाता है साहब? अर्थ फॉल्ट से बचाता है साहब। और तो और कहीं इंसुलेशन अगर डैमेज किया है, उसके वजह से पृथ्वी का संपर्क होने लगेगा तो उससे भी सुरक्षा देता है। साथ ही साथ लीकेज करंट को धड़ल्ले से पृथ्वी में भेजता है और मेन सप्लाई के साथ अवयवों के संपर्क को तोड़ देता है। मेरा पूरा सिस्टम भी सुरक्षित रहता है और हम भी साहब सुरक्षित रह पाते हैं। मिली एम्पियर के रेंज में भी करंट को क्या करती है? भेजने का काम करती है। तो यह बहुत अच्छा डिवाइस है साथियों, और आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र है। यह क्या है साहब? इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देता है, लेकिन मैकेनिकल संरचना के आधार पर कार्य संपादित करता है साहब। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में साहब जी प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके दरवाजे पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, गली मोहल्ले चौक चौराहे पर जो लगा रहता है, उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से लो वोल्टेज हम वितरित करने का काम करते हैं। और न्यूनतम हमारे कमरे में जो वोल्टेज वितरित हो रहा है 230, 240, 250 हमारे घर में आ रहा है। ये वोल्टेज वितरित करने के लिए जो ट्रांसफार्मर आपके करीब होता है उसमें कौन सा कनेक्शन होता है साहब? तो हमेशा याद रखिएगा डेल्टा स्टार होता है साहब। स्टार होने से
3 फेज 4 तार RYB, और ये न्यूट्रल से एक तार निकाल लेते हैं। 3 फेज 4 तार की प्रणाली का हम विकास करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के माध्यम से अपने घर में लो वोल्टेज को प्राप्त करने का साहब काम करते हैं। और इस साइड आपका क्या दिया जा रहा है, 11 kV का फीडर जो है साहब वो जुड़ा हुआ है। तो मेरा राइट आंसर नौजवानों क्या होगा, डेल्टा स्टार हो जाएगा। लघु वितरण के लिए इसका प्रयोग किया करते हैं। विशेष जोड़ में साहब जी इस प्रश्न का जवाब दीजिए जरा सा। SWG वाला आपसे प्रश्न एक जमाने में पूछे थे, फिर आ गया। सभी रे जल्दी बता दिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। परिपथ जोड़ में SWG 22 के बदले SWG 18 तार का चयन किया जाता है। तो साहब क्या इससे फायदा होगा? देखिए पहले 22 ले रहे थे, अब 18 हो रहा है, क्या फायदा होगा 22 के जगह 18? अब जरा हमको समझाइए, 18 बड़ा कि 22 बड़ा? 22 बड़ा, अंक का मान 22 का बड़ा। जब अंक का मान 22 का बड़ा तो मोटा कैसे 22 भाई? SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, एक यंत्र है जो हमारे तार की मोटाई को, व्यास को मापती है। यंत्र का डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि 0 पर सबसे बड़ा, जैसे जैसे 0 से 36 पर जाता है मोटा से पतला होता जाता है। यानी कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा साथियों, SWG नंबर अगर आपका कम है तो आपकी तार क्या है साहब, मोटी है। तार अगर मोटी है तो रेजिस्टेंस क्या है साहब, कम है। रेजिस्टेंस कम है, आपकी धारा क्या है, अधिक प्रवाहित होगी। साहब जी SWG नंबर अगर आपका ज्यादा है, आपका तार निश्चित रूप से क्या होगा, पतला होगा। तार पतला होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा। रेजिस्टेंस अधिक होगी, धारा आपकी कम जाएगी। इस कंसेप्ट को विद्यार्थी माइंड में नोट कर लीजिए, जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। तो मेरा 18 SWG में धारा ले जाने की क्षमता 22 से क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी क्या जवाब दीजिएगा साहब, उच्च धारा वहन करने की क्षमता किसमें है, 18 में है। इसलिए 22 की जगह क्या ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं। मेहनत करना होगा विद्यार्थी जी, ऐसे कोई रामधारी सिंह दिनकर नहीं हो जाता। दिनकर होने के लिए दिनकर बनना पड़ता है। दिनकर की भूमि में पैदा ले लेने से आप दिनकर नहीं हो जाएं। काहे विद्यार्थी जी बी क्यों हो जाएगा? कम मोटाई से हमारा सबसे सुटेबल जवाब देंगे ना हम। वहां क्या कह रहा है, परिपथ में जोड़ रहे हैं। तो परिपथ में क्यों जोड़ रहे हैं, करंट को ले जाने के लिए। सर्किट कंप्लीट है तो धारा ने ले जाएगा साहब, ये मामला है ना। और इसमें भी क्या कह रहा है विद्यार्थी जी, मोटाई कम। तो आपने तो भी उल्टा ही कंसेप्ट सोचा। कैसे सोचा, जब मेरा नंबर घटता है तो मोटाई बढ़ता है ना, और तो मोटाई घटा रहा है। मोटाई घटा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है तो करंट कम ही न ले जाएगा। ये फंडा को कॉपी पे नोट करिए। बहुत विद्यार्थी कलम का इंक बचाते हैं और जिसके कारण भूल जाते हैं। डिजिटल माइंड में फिर कचरा निकलते ही भर जाता है रील्स वगैरह का, तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं है? ये मामला है साहब। इसका एक रील बना दीजिएगा एक्टर साहब, तो लड़का सब गलती से देख लेगा तो नॉलेज मिल जाएगा। SWG नंबर बढ़ जाता है तो ऐसा होता है, इसका एक रील बना ही दीजिएगा, तो कम से कम भटकने में कुछ बढ़िया चीज मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संचरण लाइन में सब स्टेशन पर
तीन फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन होता है? साहब संचरण की बात हो रही है। संचरण का मतलब है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है आपका हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब है 132 के भी, 220 के भी, 400 के भी, या साहब 765 के भी। अब जरा जल्दी से जवाब दीजिए आप ही लोग, यहां क्या कर सकते हैं सरकार? जल्दी जवाब दीजिए विद्यार्थी जी, बड़ा कठिन प्रश्न है। बिल्कुल सही जवाब है, स्टार डेल्टा का यूज कर रहे हैं। और एक तार जो रहता है वह आपका कौन सा रहता है? भू तार, अर्थ इलेक्ट्रोड रहता है। हम लोग तीन फेज लेके जाते हैं, ऊपर का तार आपका भू तार होता है जो आपकी सर्ज से सुरक्षा के लिए साहब, किससे साहब? सर्ज से सुरक्षा के लिए होता है। स्टार का प्रयोग हम नहीं करते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस वगैरह ज्यादा डेवलप करता है, हार्मोनिक्स ज्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन स्टार में याद रखिएगा, टर्सरी वाइंडिंग जब करनी होती है डेल्टा में साहब, तो दो स्टार के बीच में एक डेल्टा करते हैं, जो टर्सरी वाइंडिंग होती है वैसा करके हार्मोनिक्स हमारा रिड्रेसल होता है, हार्मोनिक्स समाप्त होती है। डेल्टा में कोई हार्मोनिक्स पैदा नहीं होता है साथियों, और ना ही आपकी क्या होती है तो साहब थ्री फेज की कोई थ्री फेज तो होती है, न्यूट्रल नहीं होता है, तो थ्री फेज 4 वायर विकसित नहीं कर पाते हैं। आप कभी गलती से यह नहीं सोचिएगा कि हमारे ट्रांसमिशन में भी तो सरकार 4 तार है, वो भी 3 फेज 4 वायर है। नहीं साहब, वो 3 फेज ही है, एक आपका भू तार है, समझ गए? और बड़े बड़े टावर्स लगाकर एक साथ 2-2 सर्किट हम ले जाते हैं, 3 तार इधर 3 तार उधर, एक आपका बीच में है क्या? हमारा भू तार है। या चाहे तो दोनों के लिए भू तार सेपरेट भी ले सकते हैं। सुरक्षा के मानक में कंप्रोमाइज करने का प्रयास इलेक्ट्रिसिटी में कभी नहीं किया जाता है, यह सदैव ध्यान रखिएगा। 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है साहब? 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन में 3 हॉट वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक आपका ग्राउंड वायर होता है। क्योंकि साहब स्टार की बात करिएगा तो न्यूट्रल को भी हमें क्या करना पड़ता है? यहां से संपर्कित भू संपर्कित करना पड़ता है। अब बाकी बॉडी के साथ भी अर्थिंग आपको देनी पड़ती है, क्योंकि स्टार के कारण जो हार्मोनिक्स का प्रभाव है उसको भी आपको कंपनसेट करने का प्रयास कहीं न कहीं करना है। तो राइट आंसर होगा 3 हॉट, एक न्यूट्रल, एक ग्राउंड वायर। ये आपका सही उत्तर है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी क्या होती है? विद्वानों, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी के बारे में आप जानते हैं, हमारी जो लॉसेस होती हैं किसके व्युत्क्रमानुपाती होती हैं? v² cos फाई के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब यहां से समझ लीजिए, मेरा cos फाई पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर बढ़ रहा है, मेरा लॉस घट रहा है। मेरा लॉस जब घट रहा है तो मेरा टोटल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? लॉसेस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरा लॉस जब घट गया विद्यार्थी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमेशा याद रखिएगा, सप्लाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज के बढ़ने से भी ट्रांसमिशन लॉसेस कम होती हैं, पावर फैक्टर के बढ़ने से भी ट्रांसमिशन लॉसेस कम होती हैं, और जब ये दोनों बढ़ता है तो ट्रांसमिशन लॉस कम होती हैं। और जब ट्रांसमिशन लॉस कम हुआ तो निश्चित रूप से हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है। इतना ही नहीं, ट्रांसमिशन वोल्टेज के बढ़ने से साहब क्या होता है? ट्रांसमिशन वोल्टेज के बढ़ने से हमारे साइज ऑफ कंडक्टर में भी कमी आती है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल भी हमको कम लगाना पड़ता है, जिससे हमारी खर्च भी क्या होती है? कम पड़ती है। हमारा ट्रांसमिशन क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। इसलिए राइट आंसर क्या दीजिएगा विद्यार्थी जी? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ दक्षता क्या हो रही है?
बढ़ रही है। क्या हो रही है? दक्षता बढ़ रही है। तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। पावर फैक्टर घटेगा, इफिशियंसी घटेगी। आप सब जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन कोण को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं साहब। एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। किलोवाट बाय केवीए रेटिंग को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। रेजिस्टेंस बाय रिएक्टेंस आर बाय जेड, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस के रेशियो को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? साहब लाइट को हम लोग किसमें बदलते हैं? डीसी सप्लाई में बदलने का काम करते हैं। और ये काम किससे होता है? फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियों के माध्यम से होता है साहब। किसके माध्यम से? फोटो इलेक्ट्रिक। और ये फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां किस पर काम करती हैं साहब? फोटो वोल्टिक, समझ गए? फोटो वोल्टिक प्रभाव पर काम करती है, इफेक्ट पर काम करती हैं, समझ गए? और हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर जो काम करने वाला डिवाइस है उसको हम सोलर सेल कहते हैं विद्यार्थी। अब सोलर सेल की दक्षता हम लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया है? 25 से 35% तक पहुंचाने का प्रयास किया है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता है इसके माध्यम से। और ये सूर्य की एनर्जी को हमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके माध्यम से जो पावर जनरेट होती है वह डायरेक्ट आपकी क्या डीसी होती है। डायरेक्ट क्या होती है? डीसी मिलती है। उस डीसी को फ्री व्हीलिंग डायोड के माध्यम से हम बैटरी में क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं और दोबारा उसका रीयूज करते हैं साहब। चलिए आगे बढ़े सरकार। अगला प्रश्न है 75 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, यानी आपकी दक्षता 35% है, विद्युतीय दक्षता 80% है। टोटल इफिशियंसी आपसे पूछ रहा है कितना होगा? विद्यार्थी जी कैसे ये प्रश्न आप बनाए हैं? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है साहब, क्या कह रहा है? तापीय दक्षता। तो हम लोग जानते हैं साहब प्लांट इफिशियंसी जो होती है वह किसके बराबर साहब होती है? प्लांट इफिशियंसी होता है आपका थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी गुना क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। दोनों को गुना कर दीजिए, 35 गुना 80। और क्या करिएगा साहब? बटा यहां भी 100, बटा यहां भी 100, गुना यहां पर 100, ताकि परसेंटेज में आ जाए। जब इसको सॉल्व करते हैं साहब तो क्या मिलता है हमारा? 3.5 गुना 8, तो क्या हो रहा है? 8 या 24, 28% के आसपास वैल्यू आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ओवरऑल इफिशियंसी या प्लांट इफिशियंसी थर्मल इफिशियंसी गुना इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी के क्या होती है? बराबर होती है। बीएसपीएससीएल इस तरह के कठिन प्रश्नों को ज्यादा पसंद करता है। आपको आसान लग रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है। वैज्ञानिक जी चले गए हैं क्या? आवाज आ गया है। 8 गुना 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल है। कैचमेंट एरिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सालाना वर्षा कितनी दे रहा है? 1.25 मीटर दे रहा है। यील्ड फैक्टर 80% है साहब। प्रति वर्ष कितने पानी का वॉल्यूम होगा? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। और वो छोटा फॉर्मूला बहुत लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये प्रश्न बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपसे पूछ लिया है। समझ गए साहब? तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला होता है हमारा साहब वर्षा जल का प्रतिवर्ष आयतन, इसका मान ही होता है साथियों क्षेत्रफल, जो आपका एरिया दिया है, ये वॉल्यूम है,
गुना क्या होगा विद्यार्थी 1.25 आपका वर्षा की मात्रा, यील्ड फैक्टर आपका 80/100। तो हम यहां पर मैथमेटिकल वैल्यू लिख देते हैं, यील्ड फैक्टर यहां हम लिख देते हैं, बाद में मैथमेटिकल पर जाएंगे। क्षेत्रफल आपका कितना है 8 × 10⁶ है, 1.25 मेरा वर्षा है, यील्ड फैक्टर मेरा 80% है तो 0.8 कर दें क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग 8 × 10⁶ क्यूबिक मीटर हो जाएगा। क्या होगा 8 × 10⁶ क्यूबिक मीटर, इतना हमारा वॉल्यूम साहब हो जाएगा। क्यूबिक मीटर हो जाएगा, घन है इसीलिए मीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको मीटर के पावर 3 भी लिख सकते थे। तो राइट आंसर कौन सा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1.25 और 0.8 गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है 1 ही हो जा रहा है। क्या साहब दिमाग में आ गया नहीं क्वेश्चन? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चल रहा है तो क्या होगा, धीरे चल भी रहा गर्म भी हो रहा है। तो साहब गर्म तो तभी हो सकता है जब I² होगा, और I² में तब मान बढ़ती है जब मेरी I का मान क्या हो जाए, बढ़े। I का मान कब बढ़ता है, जब मेरी सर्किट शॉर्ट होती है। तो सर्किट शॉर्ट होती है तो कौन सी सर्किट शॉर्ट होगी साहब, ओपन सवाल पैदा नहीं होता है। रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश क्या हो जाए शॉर्ट। अगर यहां रहता कि हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाए तो झमेला वाली बात है, क्योंकि स्टार्टिंग तो मेरा मात्र स्टार्टिंग तक रहता है। 75% स्पीड जैसे अचीव करता है स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से धड़क से खुल जाता है, उसका तो काम ही तमाम हो गया। बच रहा है कौन, रनिंग। रनिंग का कुछ हिस्सा जब शॉर्ट हो तब ये परेशानी आती है। उस समय पंखा बंद कर देना चाहिए, ठंडाने के बाद वाइंडिंग वगैरह को आपको चेक करना होगा साथियों, नहीं तो जल जाएगा। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट विद्यार्थी जी निकेल और क्रोमियम के तार से बना होता है, जिसको नाइक्रोम कहते हैं। और आप सब जानते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस इसका कार्यकारी तापमान होता है। यह हीट ज्यादा और रोशनी कम देता है। इसका प्रयोग कभी भी हम फिलामेंट में नहीं करते। फिलामेंट में किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का करते हैं साथियों। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, नाइक्रोम। बहुत बहुत धन्यवाद।